स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आ चुका है जहां पे हम लोग कंप्लीट फिजिक्स को लेने वाले हैं वन शॉट के अंदर। हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्ड वन शॉट हर एक क्लास के हर एक चैप्टर के तो डाल ही रखे, लेकिन ये लेक्चर 10th क्लास की सारी फिजिक्स को एक वन शॉट में कंप्लीट करेगा। एम ये है कि हम इस वन शॉट को 1 या 1.5 घंटे के अंदर खत्म करें, यानी जहां पे हम लोगों ने एक एक दो दो तीन तीन कभी कभार तो उससे भी ज्यादा लंबे एक चैप्टर के वन शॉट डाल रखे हैं। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 1.5 घंटे में हम पूरी फिजिक्स को खत्म करें। अब क्योंकि हमें एक शॉर्ट रिवीजन करनी है तो यहां पे हम लोग पीपीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप यहां पे डिटेल लेक्चर हर एक चीज की डेफिनेशन के लिए आए हो तो ये वीडियो आपके लिए गलत है। इसके लिए हमने यहाँ पे हर एक चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट विद एक्सपेरिमेंट और लाइव जाके भी करवा रखे 2-3 बार, और उन सब की पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम कोई परिभाषा कोई डेफिनेशन आपको बोर्ड पे नहीं लेके आएंगे। सारी पीपीटी आप देख सकते हो ब्लैंक है, क्योंकि हम यहाँ पे बस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। मान लेते हैं आपका कल या परसों या 3 दिन बाद पेपर है और आपको क्विक रिवीजन करनी है, तो उसमें ये लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है। या फिर आपको पूरी फिजिक्स आती है, बस आप मॉक टेस्ट की तैयारी करने से पहले एक बार एक से लेकर 1.5 घंटे में क्विक रिवीजन चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से, जो कि हमारे पास आता है लाइट। तो पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है हमारे पास लाइट। लाइट में पूरा नाम आप सब जानते हैं। हमें 2 फिनोमिना इसके अंदर पढ़ने हैं, एक है रिफ्लेक्शन एंड एक है हमारे पास रिफ्रैक्शन। अब इसमें जो पहला फिनोमिना हमारे पास है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, विच इज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है तो हम सब जानते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाना। जब भी लाइट टकराती है और सेम मीडियम में वापस आ जाती है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं, जैसे कि मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से दिख रहा हूं, जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि पहली बात तो रिफ्लेक्शन एक पॉलिश्ड सरफेस से बहुत अच्छा होता है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो जो लाइट रे उसके ऊपर गिरती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट रे टकरा के चली जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर लाइट टकराई उस पर अगर मैं एक 90 डिग्री की सरफेस से लाइन बना दूं तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल का, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ कानून कुछ नियम फॉलो होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ नियम और कानून फॉलो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुल मिला के हमारे पास 2 लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, है ना भाई। ये तीनों की तीनों लाइट रेज हमेशा सेम प्लेन पे लाई करती हैं, एक ही प्लेन पे गिरती हैं। यानी अगर एक्स वाई प्लेन, जैसे अगर आपको शायद पता हो कि हमारे पास एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड प्लेन्स होते हैं, या मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इंसिडेंट रे अगर आई इस प्लेन पे तो इसी प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी चली जाएगी। तो ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, और वह एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर रहता है। तो ये हमारे पास हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा ये 2 लॉ जरूर फॉलो होंगे, चाहे किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन हो, कोई भी मिरर कोई भी सब्सटेंस ये रिफ्लेक्शन कर रहा हो, ये 2 लॉ हमेशा फॉलो होंगे। इसके बाद आता है हमारे पास अलग अलग टाइप की इमेजेस आती हैं, है ना। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है इमेज फॉर्म हो। अब इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। इमेज हमारे पास 4 प्रकार की हो सकती है। पहले 2 प्रकार हमारे पास आते हैं रियल एंड वर्चुअल। ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो एक्चुअली में लाइट रेस के इंटरसेक्ट होने पे बनती है, उसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। मिरर के लिए रियल इमेज उसके लेफ्ट पे होती है और लेंसेज के लिए राइट पे होती है। लेकिन रियल इमेज वो इमेज है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती, जैसे कि एक प्रोजेक्टर बनाता है। वहीं पे वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऐसे ही 2 प्रकार की इमेज और हो सकती है। एक होती है इरेक्ट, जिसमें अप साइड अप आता है, और एक होती है इन्वर्टेड, जिसमें अप साइड डाउन हो जाता है। ऊपर का ऑब्जेक्ट मतलब
मान लो कोई इंसान है, उसकी मुंडी अगर ऊपर की ऊपर ही है, छोटी है बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इरेक्ट है। लेकिन मुंडी ऊपर की नीचे हो जाए, पैर ऊपर चले जाए, सारे अंग उल्टे पुल्टे हो जाए, तो उसको हम इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। ऐसे दो प्रकार की इमेज और हो सकती है हमारे पास। एक होती है मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, और एक होती है डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज वो जिसमें जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और डिमिनिश्ड जिसमें साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो इमेज से, सॉरी, जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से अगर छोटा है तो उसे हम डिमिनिश्ड इमेज कह देते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की हमारे पास क्या हो सकती है, इमेज हो सकती है। फिर अगर बात करें तो प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है, प्लेन मिरर जब भी इमेज हमें बना के देता है तो कौन सी इमेज बना के देता है? तो प्लेन मिरर जब भी इमेज फॉर्म करता है तो सबसे पहली बात तो वो वर्चुअल होती है, स्क्रीन पे नहीं बन सकती, और हमेशा वो इमेज इरेक्ट होती है। दूसरी बात, हमेशा इमेज सेम साइज की होती है। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार आया हुआ है। और थर्ड अगर मैं बोलूं तो वो सेम डिस्टेंस पे होती है। जितना दूर आपने ऑब्जेक्ट खड़ा किया है मिरर से, उतनी ही दूर हमारी इमेज भी फॉर्म हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि लेफ्ट वाला आपको राइट दिखता है और राइट वाला आपको लेफ्ट दिखता है। तो ये हमारे पास चार, इसको अलग अलग कर दोगे तो 5 करेक्टर आ जाते हैं एक इमेज के, जो कि प्लेन मिरर से बनता है। ठीक है ना। अब प्लेन मिरर के अलावा हमारे पास दो और मिरर होते हैं जिनको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। ऑल्दो मिरर तो और भी प्रकार के हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर हैं जो ऑब्वियस सी बात है प्लेन नहीं है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है कनकेव मिरर, जो लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है। और एक होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, जो लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। इसके डिटेल में हम लोगों ने रे डायग्राम्स पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। रूल्स आपको याद होने चाहिए। जब भी मिरर से लाइट टकराती है, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, 4 रूल्स फॉलो होते हैं। पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सी से जाएगी तो वहीं से वापस, और पोल पे गिरेगी तो सेम एंगल बना के वापस चली जाएगी। ठीक है ना। तो 4 रूल्स हमारे इमेज फॉर्मेशन के होते हैं। अब अगर इमेज बाय कन केव मिरर कहें, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको डिटेल्ड पीपीटी वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया, यहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। अब कनकेव मिरर जो है वो कौन कौन सी प्रकार की इमेज बना सकता है? तो पहली बात तो ये हर प्रकार की इमेज बना सकता है। क्या ये मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है? तो आंसर है यस, ये मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है। ये डिमिनिश्ड इमेज भी बना सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये डिमिनिश्ड इमेज भी बना सकता है। ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, ये रियल इमेज भी बना सकता है, ये सारे प्रकार की इमेज बना सकता है, ये पॉइंट साइज्ड इमेज भी बना सकता है। ये हर प्रकार की मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, रियल और पॉइंट साइज, इन्वर्टेड, इरेक्ट, सारी प्रकार की इमेज बना सकता है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोजीशन पे कौन सी इमेज बनती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है और इमेज का प्रकार क्या है, यह जानना बड़ा जरूरी रहता है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा पड़ा हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उस केस में जो इमेज है वो वर्चुअल रहती है। ऑब्वियस सी बात है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहता है और साथ ही साथ मैग्नीफाइड भी रहती है। लेकिन ये इकलौता केस है जहां पे इमेज वर्चुअल बनती है, बाकी सारे केसेस में इमेज जो है वो रियल बनती है। डिमिनिश्ड भी हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है, लेकिन बाकी सारे केसेस में इमेज रियल बनती है। ये इकलौता केस है जहां पे कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो तो इमेज इनफाइनाइट पे बन जाती है, और बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड रहती है। ऑब्जेक्ट अगर सी से पहले पड़ा होगा तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी, और सी के बाद होगा तो इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी, और सी पे होगा तो सेम साइज की हो जाएगी। लेकिन ये सबसे अलग केस है, बिकॉज ये इकलौता केस जहां पे इमेज वर्चुअल बनती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, वहीं पे अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं
तो ये हमेशा, पहली बात तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इमेज बाय कनकेव मिरर ऑल टाइप्स जो आपके मन में आ रहा है ये वैसे हर प्रकार की इमेज को बनाता है। लेकिन इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ऑलवेज, यहां मैं कैपिटल में लिख रहा हूं क्योंकि ध्यान रखना है, इसके द्वारा बनाई गई इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होती है। ऑलवेज डिमिनिश्ड, इसके द्वारा बनाई गई इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होती है एंड हमेशा ऑल्सो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहती है। इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट रहती है और डिमिनिश्ड रहती है। यही रीजन है कि इसको गाड़ियों के साइड में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इमेज छोटी बनाता है, और यही रीजन है कि इसको डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी रीजन से इसको डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी रीजन से ये इस्तेमाल हो रहा है रियर व्यू मिरर के रूप में। ठीक है ना, तो ये इनके बेसिक बात है। फिर हमारे पास आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक, और वो है R इज इक्वल टू 2F का फॉर्मूला, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के डबल होता है। ये मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के एग्जैक्टली डबल नहीं होता है, लगभग डबल होता है। लेकिन 10th क्लास में हम ये मान के चलते हैं कि वो लगभग नहीं एग्जैक्टली डबल है। जब आप बड़े होगे 12th में जाओगे, साइंस लोगे, वहां पे रे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर आएगा, वहां आप समझोगे कि इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल, बट ठीक है, अभी हम बराबर मानेंगे। एंड सेकेंड हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। फिर साइन कन्वेंशन पे चलेंगे। अब मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1 अपॉन फोकल लेंथ जो होती है वो 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। जो 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है वो 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। लेकिन इन सब केसेस में जहां पे हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो है साइन कन्वेंशन। ये फॉर्मूला तो सबको याद है, लगभग ये फॉर्मूला भी सबको याद है, लेकिन कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, यहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है। तो क्यों ना यहां पे एक बारी हम लोग बात कर लें साइन कन्वेंशन के बारे में कि किसका साइन क्या लिया जाता है। वैसे तो पढ़ाया जा चुका है कि मिरर के, आपके रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, मिरर के इधर के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, इधर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे हाइट्स पॉजिटिव और नीचे की सारी हाइट नेगेटिव होती है। लेकिन फिर भी अगर यू की बात की जाए, एफ पहले हम बात कर रहे हैं सॉरी कनकेव मिरर की, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की। तो यू क्या होता है कनकेव मिरर में, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं, हमेशा इधर रखते हैं, तो ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वी की अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है, अगर इमेज ये रियल बना रहा है, बिकॉज कनकेव मिरर हर प्रकार की इमेज बनाता है, अगर ये रियल बना रहा है तो इस साइड बनाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अगर ये वर्चुअल इमेज बनाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका फोकस हमेशा, कनकेव का फोकस इधर होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव, ओह सॉरी माय बैड, ये हमेशा नेगेटिव रखेगा। हाइट की अगर बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खड़ा करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इमेज जो है वो डिपेंड करता है, अगर इमेज इन्वर्टेड बनी यानी कि उल्टी बनी तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इरेक्ट बनी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो ये फिर हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आती है? मैं यहाँ पे पीपीटी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीपीटी में परिभाषाएं आएंगी, डेफिनेशन आएंगी, वो हम सब पढ़ चुके हैं। ये शॉर्ट रिवीजन है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी सारी की सारी पीपीटी, ठीक है ना। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हुआ कनकेव मिरर का। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो ये कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो यू हमारे पास अगेन हमेशा यू तो नेगेटिव ही रहता है। कई बच्चों ने ऐसे भी याद किया हुआ कि कन्वेक्स मिरर में यू को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन समझ भी सकते हो कि यू हमेशा इधर ही रहता है। ये क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी पीछे रहती है तो पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव है, और ये क्योंकि इमेज हमेशा इरेक्ट बनाता है तो पॉजिटिव। तो कई बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, मेरे हिसाब से इसको याद करने से ज्यादा बढ़िया है इसको समझें आप, है ना, क्योंकि याद कितनी चीजें कर लोगे बेटा आप, तो याद करने से बढ़िया है कि आप इसको समझो, क्योंकि समझने वाली ही चीज है। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन हो जाता है कनकेव का, और ये हमारे पास साइन कन्वेंशन हो जाता है कन्वेक्स का। समझ गए भाई? तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन यहाँ पे आ जाते हैं। अब
अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है मिरर के रिस्पेक्ट से, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। अगले पेज पे कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज कितनी बड़ी बनी या फिर कितनी छोटी बनी, है ना भाई। कितना टाइम्स बड़ा बना इमेज और कितना टाइम्स छोटा बना, एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पहली बात तो ये कितना टाइम्स बड़ा बना, तो इसका एक फॉर्मूला तो हो जाता है हमारे पास हाइट of my bad, height of image to height of object, to height of object। और इसको हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इमेज को हम h2 और हाइट को ऑब्जेक्ट के h1, जिसको हम I/h0 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है जो आप 12th में डिराइव करोगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 तो है ही, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आ जाते हैं, एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक माइनस v/u। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाता है। अब मैग्निफिकेशन में ध्यान रखना, अगर मैग्निफिकेशन का मोड का मतलब है माइनस प्लस मत देखो। अगर वो एक से बड़ा है तो इसका मतलब है इमेज जो है वो मैग्निफाइड होगी। अगर मैग्निफिकेशन का मोड एक से छोटा है, अगेन प्लस माइनस नहीं देखना है, तो इमेज छोटी बनेगी यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी। ये आपको हेल्प करेगा जब न्यूमेरिकल में आप मैग्निफिकेशन निकाल लोगे, उसके बाद आपसे नेचर पूछा होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो वहां पे ये हेल्प करेगा, है ना। और यहीं पे अगर मैग्निफिकेशन अब हम वैल्यू को नहीं देख रहे, अब हम प्लस माइनस देख रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्निफिकेशन प्लस माइनस में 1 ही आती है तो इसका मतलब है वो सेम साइज की होगी। वैसे तो कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, बट अगर मैग्निफिकेशन 0 आ जाती है तो इसका मतलब है जो इमेज है वो पॉइंट साइज्ड होगी, यानी ऐसी इमेज होगी जिसका साइज एकदम पॉइंट साइज होगा। जैसे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होता है तो इमेज हमारी कहां पे बनती है, फोकस पे, वो हमेशा एक पॉइंट साइज्ड इमेज रहती है। तो ये हमारा खत्म होता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या चीज है भाई, रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी जब भी लाइट एक मीडियम से जो कि ऑप्टिकली अलग डेंसिटी का है, मीडियम 1 जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, मीडियम 2 में ट्रेवल करता है, तो अपने पाथ से वो बेंड हो जाता है। इस लाइट रे को यहां जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर या इधर कहीं पे भी बेंड हो जाए, इसको हम लोग कह देते हैं रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट का बेंड होना व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाएगी और वो बेंड हो जाएगी, इसको हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब इसके दो केस बनते हैं। पहला, जब लाइट रे जाती है रेयरर से डेंसर, जब भी लाइट रे जाएगी रेयरर से डेंसर तो लाइट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान रखना ये नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखो ये लाइट रे को यहाँ जाना चाहिए था, ये हमारे पास एंगल आई हो गया, ये हमारे पास एंगल आर हो गया, तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। रेयर डेंसर क्या होता है भाई? रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट धीरे चलती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट तेज चलती है और डेंसर में धीरे चलती है। हमें देख के कैसे पता लगेगा? तो जनरली जो मीडियम गाढ़ा है, जो कि मास डेंसिटी वाइज ज्यादा है, जैसे हनी और वाटर में हनी की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो डेंसर ही होता है। ऑल्दो एक और तरीका है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन फिलहाल ये हमारे पास एक केस आता है जब लाइट रे जाती है रेयरर से डेंसर तो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर लाइट रे जाएगी सेकंड केस में डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर जाते वक्त लाइट बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम
नॉर्मल। लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जाके बेंड हो जाती है, नॉर्मल से अवे जाके बेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन के दो केसेस आते हैं। फिर आता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ जो है वो तो बिल्कुल सेम ही है कि भाई इंसिडेंट रे, बस फर्क ये है कि इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन, ये एग्जैक्टली सेम है। सेकेंड लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो सेकेंड लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं, ऑल्दो पढ़ा रहता है सबने, बट उनके वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्नेल्स लॉ क्या है तो वो नहीं बता पाते हैं। तो स्नेल्स लॉ मतलब अपना सेकेंड लॉ ही, यानी कि साइन आए, यानी कि जब भी लाइट रे रिफ्रैक्शन करेगी तो कुछ एंगल आई होगा, कुछ एंगल आर होगा, तो साइन आई बाय साइन आर का जो रेशो है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर आप मीडियम चेंज ना करो और कलर ऑफ लाइट चेंज ना करो तो साइन आई बाय साइन आर का रेशो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं, और इसी से हमारे पास परिभाषा आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन, कई किताबें इसको म्यू से भी शो करती है, बट हम इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पहली बात तो ये जो पीछे हमने साइन आई बाय साइन आर का रेशियो निकाला, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन ये हमेशा दो मीडियम का निकाला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन में फर्स्ट। इसका मतलब है लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, तो एक फॉर्मूला तो इसका भी हमने पढ़ा, साइन आई बाय साइन आर, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है v1 अपॉन में v2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बच्चों ने इसको इतना मुश्किल बना रखा है, लेकिन ये जो हरे रंग के डब्बे में लिखा हुआ है बस यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि अगर लाइट रे फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है तो उसका जो रेशो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन में फर्स्ट का जो रेशो है ये साइन आई बाय साइन आर के रेशो के बराबर होगा, जो कि बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिलती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इनवर्सली, क्योंकि देखो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी, एंड इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेंसेज आते हैं। मैं आपको इतना शॉर्ट में एक चीज क्लियर करा देता हूं, कुछ भी नया नहीं होगा। लेंसेज में जो जो हम लोगों ने कनकेव मिरर के लिए पढ़ा था वो सब आ जाता है कन्वेक्स लेंस के लिए। यानी कि कनकेव मिरर, मैं यहां पे रे डायग्राम्स की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे रे डायग्राम्स की बात कर रहा हूं। यानी कनकेव मिरर में जैसे हमने रे डायग्राम पढ़े थे कन्वेक्स लेंस में बिल्कुल सेम है। जैसे कनकेव मिरर हर प्रकार की इमेज बनाता है, कन्वेक्स लेंस भी हर प्रकार की इमेज बनाता है। बस फर्क ये है कि अगर ये आपके रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, अगर ये मिरर है तो इधर की इमेज क्या रहती है, वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, और इधर की रहती है वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है, लेंस के पीछे की इमेज हो जाती है रियल एंड इन्वर्टेड और आगे की इमेज हो जाती है वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये बस फर्क रहता है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। यहां पे भी जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में था तो वर्चुअल इमेज बनती है, यहां पे भी जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो सेम साइज, यहाँ पे 2f पे आता है तो सेम साइज। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हमारे पास कन्वेक्स मिरर था, जैसे हमारे पास कन्वेक्स मिरर था, बिल्कुल वैसा बिहेव करेगा कन्वेक्स लेंस, बिल्कुल वैसा बिहेव करेगा कन्वेक्स लेंस, एग्जैक्टली सिमिलर, सब कुछ बराबर है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? लेंस फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि 1 अपॉन फोकल लेंथ, बस फर्क क्या आया, वहां पे बीच में प्लस था, यहां पे बीच में माइनस आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और साथ में वहां पे जो मैग्निफिकेशन था
अच्छा, बाकी सब मैग्निफिकेशन के लिए सेम है। ये वाला हिस्सा मैग्निफिकेशन का एग्जैक्टली सेम है मिरर या लेंस में, और ये भी सेम है, बस यहाँ पे माइनस के बजाय हमें प्लस लगाना है। यानी यहाँ जो मैग्निफिकेशन है वो h2/h1 के बराबर तो है, बस माइनस v/u के बजाय यहाँ पे v/u आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो कि लेंस फॉर्मूला से माइनस को लगाना है और यहां से हटाना है, बस, और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? फिर आता है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी। अब बच्चा कहता है सर अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया डिफाइन पावर, तो हम रेट ऑफ डूइंग वर्क इलेक्ट्रिसिटी वाला लिखेंगे या वाला लिखेंगे? तो आंसर ऐसे नहीं पूछते, या तो पूछते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर या पूछते हैं पावर ऑफ लेंस। अगर सिर्फ पावर में लिखा हुआ है तो हम वो बिजली वाला देंगे, बिकॉज यहाँ पे पूरा लिखेंगे हम पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी। और ये एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि पावर ऑफ लेंस इज 1 फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस जो होता है ये 1 फोकल लेंथ होता है, यानी पावर इज इक्वल टू 1/f रहता है। ये एक और फॉर्मूला इस चैप्टर में रहता है। इस हिसाब से पावर की जो SI यूनिट आ जाती है, मीटर इनवर्स तो है ही, लेकिन इसकी एक और यूनिट भी है जिसको हम डायोप्टर कहते हैं। तो पावर अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये कन्वेक्स लेंस है। कैसे? बिकॉज कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में रहती है, तो पावर भी पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर पावर नेगेटिव में आती है तो आपको समझ जाना है कि ये कनकेव लेंस है। अच्छा, साइन कन्वेंशन भी सेम है, ऑब्वियस सी बात है। साइन कन्वेंशन सेम से मेरा कहने का मतलब है इधर के डिस्टेंस नेगेटिव, इधर के पॉजिटिव, ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे के नेगेटिव। बस ये समझना होगा कि किसका फोकस कहाँ पे है आपको, ठीक है जी। और आई होप वो आपको पता होगा, तभी आप कोई रिवीजन का लेक्चर देख रहे हो, समझ गए? तो ये हमारे पास चैप्टर खत्म होता है लाइट, ठीक है जी। लाइट चैप्टर बड़ा है, इसलिए हमें इसमें लगभग 25-26 मिनट लगे, लेकिन ह्यूमन आई बहुत छोटा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा बड़ा है, और फिर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट छोटा है। तो जल्दी से मैं कहूंगा कि आप इस पूरे चैप्टर को एक बार बैक जाके गो थ्रू कर लो, फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं। चलिए ठीक है यार, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इंसानी आंख और रंगीन दुनिया। तो शॉर्ट में अभी हम लिख देते हैं ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के अंदर आप सब जानते हैं कि 90% चांसेस हैं कि यहां से जो सवाल आएगा वो डिफेक्ट से आएगा, और 8% चांसेस हैं कि प्रिज्म से आएगा, और बाकी 2% चांसेस हैं कि कहीं कहीं से कुछ कुछ फिनोमेना इसके आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ह्यूमन आई की बात करें, तो मैं अगेन यहाँ पे आपको फिर बोल रहा हूं कि आपको डिटेल्ड पीपीटी सबके यूजेस सब कुछ एग्जैक्ट फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम पे या फिर हमारे वन शॉट्स के अंदर। अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर ये एक ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को हम यहाँ पे लेबल करते चले जाएंगे और उनके फंक्शंस को पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है कॉर्निया। अगर हम अपनी आंख को टच करें तो सबसे पहला हिस्सा जिसको हम टच करेंगे वो कॉर्निया होता है। ये हमारी आई बॉल के साइज को मेंटेन करके चलता है, अंदर अल्ट्रा वायलेट रेस को जाने से रोकता है, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, इन सबको भी अंदर जाने से रोकता है। फिर हमारे आंख के जस्ट पीछे आता है कुछ अगेन मसल्स जिनको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस का काम आपको तब समझ में आएगा जब पहले हम लोग प्यूपिल पढ़ लेंगे, और ये बीच में रहता है हमारे पास प्यूपिल। अब प्यूपिल जो होता है वो दुनिया में सबका ब्लैक कलर का होता है, और प्यूपिल का काम होता है आंख के अंदर लाइट रे को जाने देना, है ना। यहीं से लाइट रे एक्चुअली अंदर एंटर करती है। लेकिन कितनी लाइट रे जाएगी? अगर प्यूपिल का साइज बड़ा हुआ तो ज्यादा लाइट रे जाएगी, छोटा हुआ तो कम जाएगी। तो इसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? तो आंसर है आइरिस इसके साइज को कंट्रोल करता है, यानी आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके पीछे आता है हमारे पास आई लेंस, जो कि लगभग एक कन्वेक्स लेंस जैसी शेप का होता है, बट हम कन्वेक्स लेंस बोल नहीं सकते इसको, तो अभी के लिए हम इसका नाम रखेंगे आई लेंस, है ना। ऑल दो लगभग इसकी शेप कन्वेक्स लेंस जैसी होती है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये अपने साइज को चेंज कर सकता है, फोकल लेंथ भी अपने बदल सकता है। अभी तक जितने भी लेंसेज हम लोगों ने लाइट चैप्टर में पढ़े हैं वो फिक्स्ड फोकल लेंथ के होते हैं, लेकिन ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। बट करेगा कैसे?
तो आंसर है इसके आसपास कुछ मसल्स लगी रहती हैं जिनको हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। अभी शॉर्ट में मैं इनको सीएम लिख देता हूं। सिलियरी मसल्स जो होती हैं, सिलियरी मसल्स हमारे आई लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करने में मदद करती हैं। जब हमें पास का देखना होता है तो ये हमारे लेंस को बड़ा कर देती हैं, पावर को बढ़ा देती हैं और खुद कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और दूर का देखना होता है तो ये खुद रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस का साइज छोटा हो जाता है और पावर कम हो जाती है। इस प्रोसेस को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, पास का और दूर का देखने को। इंसानी आंख बिना स्ट्रेस के 25 सेंटीमीटर पास का देख सकती है और दूर में वो इन्फानाइट तक का देख सकती है। ये आई होप आप सब जानते हैं। फिर इसके बाद हमारे ह्यूमन आई के पीछे एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना ही वो जगह है जहां पे इमेज जो है वो जाके बनती है। और रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स और कोन्स कहते हैं। दे आर लाइट सेंसिटिव सेल। जब इमेज यहां से कन्वेक्स लेंस इधर बनाता है, उस केस में हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है, लेकिन रॉड्स और कोन्स जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और यहाँ पे हमारे पास होती हैं कुछ ऑप्टिकल नर्व्स। ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं, सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती हैं और हमें इमेज दिखा देती हैं। ये बात बहुत सिंपल सी है। और ध्यान रखना है कि ह्यूमन आई का जो साइज है लगभग पूरे जीवन बराबर रहता है, अनटिल अनलेस आपको कोई बीमारी ना हो जाए तो, है ना भाई। अब इसी से हमारे पास ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो आता है हमारे पास वो आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी आंख के आगे जो कॉर्निया की लेयर है वो ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज जाने से विद द पैसेज ऑफ टाइम ओल्ड एज तक ये कॉर्निया धुंधला पड़ जाता है, जिससे कि हमारा विजन ब्लर हो जाता है। इसको लेजर ऑपरेशन से हटाया जा सकता है। इसको कॉर्निया कहते हैं, इसको कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन सेकेंड डिफेक्ट जो आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं मायोपिया। अब मायोपिया में क्या होता है, पहली बात तो मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें पास का तो क्लियरली दिखता है लेकिन इसमें हमें दूर का नहीं दिखता है। ऑब्वियस सी बात है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिखते हैं लेकिन फार बाय ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली नहीं दिखते हैं। मतलब दिखते नहीं है ये कहना गलत है, क्लियरली नहीं दिखते हैं, ब्लर हो जाता है विजन, यानी आपको दूर का नहीं दिखता, आसान भाषा में बात करें तो। अब इसके कॉज क्या होते हैं, इसका रीजन क्या होता है। पहली बात तो जैसे हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे बननी चाहिए, बट मायोपिया के केस में क्या रहता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले बनने लग जाती है। यानी ध्यान रखना है, मायोपिया में जो इमेज होती है वो बिफोर रेटिना बन जाती है, यानी कि रेटिना से पहले आपको आपकी इमेज मिलने लग जाती है। अब अगर आपकी इमेज आपको रेटिना से पहले मिल जाएगी, कई बच्चे सोच रहे होंगे ग्लास लैब, मैं ग्लास लैब भी इसी में करवाता हूं ह्यूमन आई में, तो मैं आपको प्रिज्म के साथ करवाऊंगा। लेकिन इसके जो कॉजेज हैं वो क्या है, पहला रीजन होता है एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज आपका बढ़ गया किसी कारणवश। दूसरा, हमारा जो लेंस है उसकी पावर परमानेंटली बढ़ गई है ना, यानी कि पावर ऑफ लेंस। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ऐसा क्यों हो जाता है, बट अभी के लिए इसके दो मेन कारण हैं। पहला है आई बॉल का साइज बढ़ गया, दूसरा आपके लेंस की पावर जो है वो बढ़ गई। अब इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, अगर हमारी आंख में कन्वेक्स लेंस जैसा कोई लेंस है और उसकी पावर बढ़ गई है तो उसको ठीक करने के लिए हम आंखों में कनकेव लेंस पहन लेंगे। चश्मे में, लेंस में कनकेव लेंस पहन के हम उस मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट आता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। अब हाइपर मेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, हम लोगों को पास का जो है वो तो क्लियरली नहीं दिखता है, यानी इसमें उल्टा हो जाता है, हमारी पास की नजर कमजोर हो जाती है लेकिन दूर का हमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है। अब इसमें जो इमेज होती है वो आफ्टर रेटिना बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना। इसमें जो इमेज है वो रेटिना के बाद, रेटिना के पीछे जो है वो एक्चुअली में बनती है। अब इसके जो कॉज है वो बिल्कुल उल्टे कॉज हैं हमारे मायोपिया से। पहला तो यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईबॉल।
आईबॉल का साइज छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज छोटा हो गया, या फिर पावर जो है लेंस की वो डिक्रीज हो गई। अब आप बताओ, हमारी आंख में जो लेंस है वो कन्वेक्स है। अब अगर इमेज रेटिना से पहले बन रही थी तो हमने वहां पे कनकेव लेंस पहन के उसको पीछे किया। अब यहाँ पे इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बनवाए जा चुके हैं। यहाँ पे करेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस पहनेंगे? कन्वेक्स लेंस, क्योंकि आंख में पहले से कन्वेक्स है और पावर कम हो गई तो कन्वेक्स की पावर को बढ़ाया जाता है ना, है ना, है ना। पावर ऑफ लेंस में हमने पढ़ा भी हुआ है। अगर आप ये पॉइंट मिस कर गए हो तो पावर ऑफ लेंस में अगर मैं वापस जाऊं लाइट चैप्टर में, तो अगर हमारे पास बहुत सारे लेंसेज लगे हुए हैं जिनमें से कुछ कनकेव कुछ कन्वेक्स हैं, उनकी कुछ पावर है, तो नेट पावर निकालने के लिए हम सबकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पावर ऐड होती है, तो अगर सिमिलर लेंसेज होंगे तो पावर प्लस में ही ऐड हो जाएगी, है ना। ऑपोजिट लेंस होंगे तो एक की पावर प्लस होगी, एक की माइनस, तो इट विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास मायोपिया। फिर आता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया के बाद प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में अगेन हमारी जो पास की नजर है वो कमजोर होती है, लेकिन इसके पीछे का रीजन कुछ और होता है, और वो होता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में हमारी जो सिलियरी मसल्स है वो वीक पड़ जाती हैं, और वीक पड़ने की वजह से हम पास का नहीं देख पाते। यानी हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया में दोनों में कॉमन क्या है कि हम पास का नहीं देख पा रहे, लेकिन दोनों में अलग क्या है कि एक ओल्ड एज की वजह से हो रहा है और एक के पीछे का रीजन अलग है। समझ गए। फिर आते हैं एक छोटा सा टॉपिक, बायफोकल लेंस। अगर किसी की पास की और दूर की दोनों नजर कमजोर हो गई है तो आंख में बायफोकल लेंस पहन के जिसमें एक हिस्सा कनकेव है एक हिस्सा कन्वेक्स होता है, उस विजन को ठीक कर सकता है। फिर हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अगर आपने हमारे यहाँ पे सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं एमसीक्यू वाले, तो आप सब जानते हैं कि प्रिज्म से बेइंतहा लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। इतने क्वेश्चन बनते हैं कि भैया पूछने की हद नहीं। तो ये हमारे पास लेट अस सपोज प्रिज्म है। प्रिज्म में हमारे पास लाइट रे गई। जब प्रिज्म में लाइट रे जाती है तो वो जा रही है रेयरर से डेंसर। अब अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगी, ये हमारे पास एंगल आई हो जाएगा, तो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने आपको एक लाइन दी थी कि अगर ये प्रिज्म है तो ये इसका बेस होता है, और लाइट हमेशा बेस की तरफ बेंड होती है। मैंने मजाक में कहा भी था कि अगर लाइट रे बेबी है तो बेबी को ऐसा लग रहा है कि मैं वो ब्रेथलेस गाना है ना, तुम्हें जो देखा था मैंने ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों के रुत, और आगे नहीं आता मुझे, वो वाला गाना गा रहा हूँ। बेटा बहुत यूजफुल लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे ये एंगल आर हो जाता है। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूं तो ये लाइट रे अब जाएगी डेंसर से रेयर, तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हम एंगल ऑफ एमरजेंस कहते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये एमरजेंट रे। जहां से लाइट रिफ्रैक्ट करती है उसके बीच के जो दो सरफेसेस के बीच में एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब कमाल की बात यह है कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे यहां जा रही थी, यहां जा रही थी, है ना, लेकिन प्रिज्म है तो लाइट रे यहां चली गई, यहां चली गई। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो प्रिज्म में ये वाला सवाल सबसे ज्यादा आता है, आप सबको पता है। सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि बताओ करेक्टली मार्क्ड एंगल कौन से हैं। तो ये एंगल आई है, ध्यान रखना, ये आर है, ये ई है, इसको आप आई डैश कह सकते हो। इन दोनों इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन, और इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कहते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म हुआ। लेकिन बिल्कुल इससे ऑपोजिट आता है हमारे पास ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है। कैसे भाई? अगर मैं बात करूं कि ग्लास स्लैब में उल्टा क्या है, तो ग्लास स्लैब में लाइट रे प्रिज्म की तरह बेंड नहीं होती है। देखो आप यहां पे क्या होता है, लाइट रे आई, इंसिडेंट रे आई, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास एंगल आई है, ये लाइट रे यहां जा रही थी। अगर ये स्लैब ना होता तो लाइट रे यहां जा रही थी, बट ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट ऑब्वियस क्योंकि जा रही है रेयरर से डेंसर। फिर यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल बनेगा, अब जाएगी डेंसर से रेयरर, तो ये हमारे पास एंगल ई हो जाएगा। तो लाइट रे एक्चुअली में पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। अब यहां पे इसे जाना चाहिए था लेकिन एमरजेंट रे यहां निकल जाती है। तो ये जो हमें शिफ्ट मिलता है इसको हम लोग पहली बात तो लेटरल शिफ्ट कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। और दूसरी बात, इसमें एंगल आई जो होता है वो हमेशा एंगल ई के बराबर रहता है। इसमें एंगल आई जो होता है वो हमेशा एंगल ई के बराबर रहता है। तो यहाँ पे
अगर मैं व्हाइट लाइट पास कराऊंगा तो व्हाइट ही रहेगी, बिकॉज जितना वो बेंड होती है टूवर्ड्स उतना वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है, लाइट हमेशा टूवर्ड्स द बेस ही बेंड होती है, जिसकी वजह से जो प्रिज्म है वो एक बड़ा ही खूबसूरत सा फिनोमिना करता है, जिसको हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हाइट लाइट का 7 रंग में टूट जाना। तो अगर ये हमारे पास एक प्रिज्म है और मैं प्रिज्म में से अगर व्हाइट लाइट पास कराता हूं, तो व्हाइट लाइट में आप सबको पता है 7 रंग होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ रेड की होती है। तो इसलिए रेड जो होता है वो सबसे कम बेंड होता है, लेकिन सबसे कम बेंड होता है। वहीं पे ब्लू या वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से वो सबसे ज्यादा बेंड होता है, बाकी सारे कलर इनके बीच में रह जाते हैं, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो 7 रंग का पैटर्न बनता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे नीचे जो रंग बनता है वो वॉयलेट होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ऐसे करके हमें एक विबग्योर मिल जाता है। सबसे नीचे वॉयलेट रहता है, सबसे ऊपर रेड रहता है, बिकॉज रेड सबसे कम बेंड होता है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमने देखा है कि रेनबो भी फॉर्म होता है। कैसे? जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें होती हैं वो टाइनी प्रिज्म का काम करती हैं, व्हाइट लाइट सन की उसमें एंटर करती है, 7 रंगों में टूट जाती है और रेनबो फॉर्म कर देती है। बात समझ में आई? इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह लो या टेंडल इफेक्ट कह लो, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और साथ ही साथ टेंडल इफेक्ट, टेंडाल इफेक्ट, कुछ भी कह लो। अब ये तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी लाइट एक बहुत बड़े पार्टिकल पर जाकर टकराती है तो अलग अलग डायरेक्शन में फैलती है, इसको स्कैटरिंग कहा जाता है। उसकी वजह से लाइट का रास्ता विजिबल हो जाता है, जिसको टेंडल इफेक्ट कहते हैं। अब यही रीजन है कि जो रेड कलर होता है वो लीस्ट स्कैटर होता है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे बड़ा होता है, और वहीं पे जो वायलेट है या कह लो ब्लू है वो मोस्ट स्कैटर होता है, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। यही रीजन है कि जो खतरे के सिग्नल हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग सबसे कम स्कैटर होता है। यही रीजन है कि सन राइज करते वक्त और सेट करते वक्त हम लोगों को लाल दिखता है, क्योंकि वो हमसे इतना दूर होता है तब कि लगभग सारे कलर स्कैटर हो चुके होते हैं सिवाय रेड के। तो यही रीजन है कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड। यही रीजन है कि सन सेट होते वक्त या फिर राइज होते वक्त उसकी बाउंड्री हमें रेड दिखती है ना। यही सारे फिनोमिना है जिसकी वजह से, क्योंकि लाल रंग सबसे कम स्कैटर होता है, जिसकी वजह से हमें वो दूर तक भी नजर आता है। फिर इसके बाद एक फिनोमिना आता है जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी लेयर्स हैं, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ओजोन, जो भी लेयर्स हैं सबकी डेंसिटी अलग अलग रहती है, और अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से जो भी बाहर की लाइट रे है वो हमारे धरती पे जब एंटर करती हैं तो वो रिफ्रैक्ट होती हैं, कभी ज्यादा रिफ्रैक्ट होती हैं, कभी कम रिफ्रैक्ट होती हैं, और इसी रीजन से हमें स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे का रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार से लाइट निकलती है, कभी ज्यादा बेंड हो जाती है, कभी कम, हमारी आंख में कभी ज्यादा आती है, कभी कम, कभी ज्यादा आती है, कभी कम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो जाता है। वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक और टॉपिक आता है और वह एडवांस सन सेट या राइज, है ना। जो सन है वो हमें राइज या सेट होने से पहले ही 2-2 मिनट बाद और राइज होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहता है, क्योंकि वो हॉराइजन के नीचे चला जाता है, बट फिर भी रिफ्रैक्शन की वजह से उससे लाइट हमारी धरती तक आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन आई चैप्टर खत्म होता है, लगभग माइनस कर लो तो 16 मिनट के आसपास, है ना भाई। तो ये हमारा एक छोटा सा रिवीजन हुआ ह्यूमन आई चैप्टर का। अब हम चलते फिर से, आप ह्यूमन आई चैप्टर खटाक से एक बार रिवाइज करो, फिर सबसे मुश्किल तो नहीं कहूंगा, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ चलते हैं, विच इज इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी से रिवाइज करो, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आता है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप सब जानते हैं कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है।
इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल आए, मतलब कि अगर चांसेस को डिवाइड किया जाए तो 90% चांसेस न्यूमेरिकल के हैं और 10% चांसेस कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की शुरुआत होती है कि करंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो करंट होता है ये होता है कितना चार्ज हमारे एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। सिंबॉलिक फॉर्म में बात करें तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट बोला। यानी एक कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या करंट कहते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो एस आई यूनिट हमारे पास आई थी चार्ज अपॉन टाइम से, वो आई थी कूलम। चार्ज होता है कूलम और टाइम होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। लेकिन इसकी एक और यूनिट भी आई थी आफ्टर जी महान साइंटिस्ट जी एंड्री मैरी एम्पियर जी, और इससे हमने एक और यूनिट बोली थी एम्पियर। और आप सब जानते हैं कि 1 एम्पियर कैसे आएगा, जब एक कूलम चार्ज पास हो जाएगा एक कंडक्टर में से 1 सेकंड में, तो जो करंट बनेगा वो बनेगा 1 एम्पियर। तो जो करंट बनेगा वो बनेगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब बनेगा, जब एक कूलम 1 सेकंड में पास हो रहा होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। वैसे तो ये माइनस का होता है। और एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो आंसर है 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो जाके एक कूलम चार्ज बनता है। ये भी आपको बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। जो करंट की डायरेक्शन होती है ये होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट ये ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट ट्रेवल करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट हमेशा ऑपोजिट होते हैं। अगर यहां फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो करंट है वो हमेशा उसके ऑपोजिट फ्लो होगा। करंट को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग एमीटर कह देते हैं। एमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। फिर आता है इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा जिसको हम लोगों ने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ते वक्त हम लोगों ने यह भी बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, बट फिलहाल दोनों सेम है, इनमें एक छोटा सा फर्क रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के एक कंडक्टर में कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। एक कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होगा जब उसके अक्रॉस या उसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली उसके अंदर दौड़ते रहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कितना वर्क आपने किया एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस हिसाब से अगर बात करें तो जो इसकी एस आई यूनिट हो जाती है वो हो जाती है वर्क की जूल और चार्ज की कूलॉम, तो हो जाती है जूल पर कूलॉम। लेकिन इसकी एक और यूनिट है जो है वोल्ट, जो कि रखी गई महान इंसान एलेजेंड्रो वोल्टा जी के नाम पे। और अगेन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब 1 जूल का काम किया जाएगा एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है और यहीं से पैदा होता है ओम्स लॉ। ओम जी कहते हैं अपने लॉ में कि अगर आप एक कंडक्टर में, ध्यान रखना बच्चे पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं कि टेम्परेचर और डायमेंशंस, टेम्परेचर और डायमेंशंस को अगर कांस्टेंट रखा जाए, पता नहीं क्यों ओम्स लॉ की परिभाषा में जब भी बच्चों से पूछता हूं तो वो पूरी परिभाषा में ये बोलते हैं कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वो भूल जाते हैं कि भैया यहाँ पे टेम्परेचर और डायमेंशंस को कांस्टेंट रखना होता है। तो अगर टेम्परेचर और डायमेंशंस को कांस्टेंट रखा जाए तो करंट एक सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस
करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। सारी परिभाषा, सारी डिटेल पढ़ाई पीपीटी की फॉर्म में कर रखी है, वन शॉट में कर रखी है, पीपी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप सबको पता है कि हमें इक्वल लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने इक्वल लगाने के लिए कांस्टेंट लगाया जिसको बोल दिया आर। इस आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये आर होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। अब क्योंकि अगर V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर मैं V और I का ग्राफ बनाऊंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो स्लोप होता है वो R के बराबर रहता है। लेकिन बेटा कभी कभार या बहुत बार, कभी कभार नहीं बहुत बार, अगर यहाँ पे ग्राफ I और V हो गया, बहुत बार ऐसा होता है, जो बच्चे हमारे सारे लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने तो बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके ऊपर किए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि V बाय I की बजाय I बाय V दे देते हैं, और उस केस में जो स्लोप होता है, ग्राफ की शेप सेम बनती है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ग्राफ की शेप सेम बनेगी, लेकिन जो स्लोप हो जाएगा वो 1/r हो जाएगा। जो स्लोप हो जाएगा वो 1/ रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी V और I ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर है, और I V ग्राफ में स्लोप जो है वो 1/ रेजिस्टेंस के बराबर आपको मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी जो SI यूनिट रहती है ये रहती है ओम। ये रहती है ओम, जिसको हम ओम से ही शो करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R का फॉर्मूला यहाँ से क्या आया, तो R का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा V बाय I, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि करंट चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, एक इक्वेशन में लगाया गया कांस्टेंट, उन इक्वेशन की चीजों को चेंज करके कभी चेंज नहीं होता। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है बात करेंगे, लेकिन अगर मुझे 1 ओम डिफाइन करना हो तो 1 ओम कैसे आएगा? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया होगा, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया होगा और 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाएगा तो 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। सही है? तो यहां तो हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। अब अगर ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड ही नहीं करता तो फिर ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो आंसर है, सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। सेकंड, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर एक सिलेंड्रिकल वायर है तो πr² वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। और अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे इक्वल लगा देता हूं तो मुझे R इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बजाय अगर मुझे इक्वल का साइन लगाना हो तो यहाँ मैं कांस्टेंट लगा दूंगा, और ये कांस्टेंट हमारे पास लग जाता है रो। तो यहाँ पे R का फॉर्मूला क्या आ जाता है? रो L/A। यहाँ पे R का फॉर्मूला क्या आ जाता है? रो L/A। और यहाँ पे रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब ये तो बात तय है कि रेजिस्टेंस L और A पे तो डिपेंड करता है, लेकिन ये एक और चीज पे भी डिपेंड करता होगा, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। और ये जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है, ये किसको ही रिप्रेजेंट करती है भाई? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। वैसे तो टेम्परेचर ज्यादा पढ़ना नहीं है हमें 10th क्लास में, लेकिन ये जो रो है इसकी वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर एक इंसुलेटर है तो रो की वैल्यू ज्यादा होगी ताकि रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि करंट कम फ्लो होता है। अगर एक कंडक्टर है तो रो और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी, और एक एलॉय है या सेमीकंडक्टर है तो वैल्यू लगभग उनके बीच में रहेगी। ठीक है ना? अब यहां से अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की ओम होती है लेकिन रेजिस्टिविटी की SI यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर एक वायर सिलेंड्रिकल है तो एरिया πr² से आएगा। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, ठीक है ना? चलो, इसके बाद आता है हमारे पास सीरीज और पैरेलल सर्किट। तो अगर कुछ रेजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं और अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है क्लास में। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सारे रेजिस्टर्स को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, बस सबको सीधा सीधा ऐड कर दो। लेकिन अच्छा, मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको कि जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर,
और वोल्ट मीटर को लगाया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों लगाया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? बिकॉज पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, वो सेम रहती है। अब अगर मैंने कुछ रेजिस्टर्स को यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया, कुछ रेजिस्टर्स को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया, कुछ रेजिस्टर्स को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया, R1, R2, R3, तो जो 1/R नेट होगा वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि सीरीज में ये फॉर्मूला आता है कि आप सीधा एल्जेब्रिकली सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। और पैरेलल में क्या होता है कि आप उनके रेसिप्रोकल को ऐड करते हो। ध्यान रखना, आप उनके रेसिप्रोकल को ऐड जो है वो कर देते हो। समझ गए? डन है। इसके बाद आता है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल जी ने क्या बोला अपने लॉ ऑफ हीटिंग में कि जब भी हमें कंडक्टर में से करंट को पास कराएंगे तो वो गर्म हो जाएगा और उसके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, और वो हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के। यानी कि करंट अगर आप डबल कर दोगे तो हीटिंग इफेक्ट 4 गुना हो जाएगा। यानी हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के भी, और हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के भी। यानी कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक कंडक्टर के अंदर जब भी हमें करंट को पास कराएंगे तो कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, और वो इन तीनों फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है I² R और T के। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर हमने इक्वल लगाया तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया था, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 1 आई थी तो वो हट ही गया था। तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास I² RT आ गया था। तो यहाँ से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला आया था। लेकिन इसके और भी फॉर्मूले हैं जो हम इलेक्ट्रिक पावर के बाद बात करेंगे। लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से जब भी हम एक कंडक्टर के अंदर से करंट पास कराते हैं तो उसमें हीट पैदा होती है, और वो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है I² RT। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास आया है, कई बच्चों को लगता है कि कंडक्टर में से अगर हीट पैदा हो रही है तो हीट तो अच्छी चीज नहीं है। तो आंसर नहीं, हीट अच्छी चीज भी है, बुरी भी है। यानी इसके नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट के, तो हीटिंग इफेक्ट के अपने फायदे भी हैं। हीटिंग इफेक्ट के अपने फायदे क्या है भाई? सबसे पहला फायदा है इलेक्ट्रिक फ्यूज, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट पे। घर में ज्यादा करंट आता है, फ्यूज वायर पिघल जाती है, पिघलने से घर में एक्सेस करंट को आने से रोक देती है, घर में एक्सेस करंट को आने से रोक देती है। तो हीटिंग इफेक्ट के भैया फायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सेकंड अगर बात करें तो हमारे घरों में जो पीले पीले बल्ब यूज होते थे जिनको हम लोग फिलामेंट बल्ब कहते थे, अब तो खैर बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन वो फिलामेंट बल्ब के अंदर टंगस्टन नाम का मेटल लगा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसकी वजह से वो ग्लो भी करता है और पिघलता भी नहीं। लेकिन उसके आसपास कांच का बर्तन रखा जाता है, इनर्ट गैसेज रखी जाती हैं ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर उसमें आग ना लग जाए बच्चों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीटिंग डिवाइसेस। हमारे घर में हीटिंग अप्लायंसेज हैं। हीटिंग अप्लायंसेज मतलब प्रेस है हमारे घर में जिसको आयरन कहते हैं, गीजर है। इन सब में एक वायर लगी रहती है जिस वायर को हम लोग बोलते हैं निक्रोम वायर। निक्रोम वायर एलॉय होता है। किसका एलॉय होता है? निकल का एलॉय होता है और क्रोमियम का एलॉय होता है। इन दोनों को मिक्स करके बनता है निक्रोम। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी हाई हो जाता है। माय गॉड, समझ गया बच्चों? तो ये हमारे पास आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के नुकसान है लेकिन फायदे भी है। नुकसान क्या है? जहां हमें हीटिंग नहीं चाहिए, जैसे मुझे पंखे में हीटिंग नहीं चाहिए, मुझे लाइट में हीटिंग नहीं चाहिए, बट यहाँ पे भी हीट मिलती है, तो ये एनर्जी का लॉस है ना भाई, समझ रहे हो ना? ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक पावर। विच इज इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर जो है जिसको हम लोग डिफाइन करते थे अभी तक कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर है कितना वर्क आप कर रहे हो। आई होप आपको पता है कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीटिंग इफेक्ट आया है, ये क्योंकि एनर्जी ही है तो इसकी SI यूनिट जूल्स ही रहेगी। इसकी SI यूनिट जूल्स ही रहेगी। और यहाँ पे पावर की SI यूनिट आ जाती है, पावर की SI यूनिट आ जाती है वॉट।
वैसे तो इसकी एसआई यूनिट होनी चाहिए जूल पर सेकेंड, लेकिन बहुत महान इंसान मैं तो कहूँगा, जिनका नाम था जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया, उनको इज्जत और ऑनर देने के लिए हमने इसकी एसआई यूनिट को वॉट भी रख दिया। 1 वॉट की पावर कब आती है? जब आप 1 जूल काम करो या 1 जूल की एनर्जी खर्च करो 1 सेकेंड में, तो कितनी पावर डेवलप करोगे आप? 1 वॉट की पावर आप डेवलप करोगे। अब यहाँ पे पावर के और भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किए थे। पहला फॉर्मूला तो हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम, जो कि परिभाषा से आया, डेफिनेशन से आया, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला आया था इसका, वो आया था V इंटू में I। ये हमने डिराइव किया, वोल्टेज इंटू में करंट, फिर होता है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस, और फिर होता है करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या गिवन नहीं है। सही है क्या? सही है क्या? फिर आता है हमारे पास कमर्शियल यूनिट। पता नहीं क्यों बहुत साल से इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया, इस साल मुझे लग रहा है आ सकता है भैया। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारे घरों में जब हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, हमारे घरों में जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो जूल में अगर नापने बैठे तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। 1 घंटे में एक एसी एवरेजली 72 लाख 70 लाख के आसपास जूल में एनर्जी खर्च कर लेता है। तो सोचो पूरी घर की बिजली सारी 1 महीने में कितने जूल खर्च करेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना। इसलिए हमने घरों में एक कमर्शियल यूनिट बनाई जिसको बोला गया किलोवाट आवर। किलोवाट में के छोटा रहता है, ध्यान रखना, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 लाख जूल। यानी इसको भी हमने प्रूफ किया हुआ है, यानी 36 लाख जूल एनर्जी जब आप खर्च करोगे तो उससे आपको मिलेगा 1 किलोवाट आवर, जिसको हम एक यूनिट भी कहते हैं। अब इसी दौरान एक और चीज भी आती है कि हमारे घरों में हम सीरीज सर्किट यूज करेंगे या पैरेलल, तो आंसर है पैरेलल, क्योंकि पैरेलल के अपने फायदे होते हैं। कैसे? हमारे घरों में जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। रीजन, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस एक तो कम मिलता है। ये भी लिख ही देते हैं यार, चैप्टर खत्म करते हैं फिर, ठीक है। तो हाउस होल्ड सर्किट जो है, हाउस होल्ड सर्किट जो हमारा है, इसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो यूज नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसके कुछ रीजन है। पहला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें जो रेजिस्टेंस होता है वो लो मिलता है। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम चीज़ों को इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं चाहूं तो चीज़ों को इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकता हूं। थर्ड, इसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, इसमें जो है वो सबको सेम वोल्टेज मिलती है, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। और एक और है, वो थर्ड पे डिपेंडेंट है। अगर एक आध अप्लायंस खराब हो जाए तो बाकी चलते रहेंगे, बिकॉज सब में करंट अपना अपना ट्रेवल करता है। बट सीरीज में एक खराब हुआ या एक को बंद किया तो सारे बंद हो जाएंगे, बिकॉज सीरीज में या तो करंट सब में फ्लो होगा या तो किसी में भी नहीं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बहुत प्यारा, बहुत ही मजेदार चैप्टर। जल्दी से इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को भी गो थ्रू करेंगे, एंड उसके बाद हम आखिरी चैप्टर पर चलेंगे, विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, खटाक से। डन है जी। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम आता है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्योंकि ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लो जी, नाम लिखने में 15 मिनट लग गए बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये चैप्टर पूरा का पूरा आपको पता है थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें एक कोई छोटा सा भी न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब फॉर्मूला नहीं है। न्यूमेरिकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड ही है। अब क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? सबसे पहली बात तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे पास ऑयस्टर जी हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो कि एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, उससे इन्होंने शो किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। यानी उन्होंने एक सर्किट में करंट पास कराया, वो एक सर्किट पे काम कर रहे थे, पास में ही पड़ा हुआ एक कंपास एक्सीडेंटली हिल गया, जिससे कि साबित हुआ, फिर उसके ऊपर उन्होंने और मेहनत की, ऑब्वियस सी बात है, और ये साबित किया कि जब भी हमें कंडक्टर के अंदर से करंट पास कराते हैं तो उसके आसपास क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है ना। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये एक रीजन होता है अराउंड अ मैग्नेट जो
अपने मान लो ये मैग्नेट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट जहां पे एक मैग्नेट दूसरे लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस लगा सकती है या प्रेजेंस शो कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला। किसके नाम पे है भाई? तो महान ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम निकोला टेस्ला जी, आफ्टर द नेम ऑफ निकोला टेस्ला जी इसकी एसआई यूनिट जो है वो रखी गई है। ऑल्दो आपके ज्यादा कुछ काम नहीं आएगी बिकॉज कोई न्यूमेरिकल है नहीं जहां पे हम इनकी यूनिट को छोड़ के आए, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम MFL भी बोल देते हैं शॉर्ट में। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं अराउंड अ मैग्नेट। एक मैग्नेट के आसपास ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड दिखती तो है नहीं। ऑल्दो हम लोगों ने वन शॉट में आयरन फिलिंग्स की मदद से बड़े प्यारे तरीके से देखा भी था, बट वैसे दिखती है नहीं। तो इनको देखने के लिए, इनको इमेजिन करने के लिए हमने इमेजिनरी कुछ लाइंस बनाई जिनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, अगर हम बात करें आउटसाइड द मैग्नेट, ये चलती हैं हमेशा नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये चलती हैं हमेशा साउथ से नॉर्थ, है ना। ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। क्लोज्ड लूप्स का मतलब है ये हमेशा जहां से शुरू होंगे वहीं पे आके खत्म भी होंगे, यानी इनका कुछ एक्चुअली इनकी कोई शुरुआत और एंड है ही नहीं, ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी टेंजेंट बना दो तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यानी कि मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अब यहाँ पे आप टेंजेंट बना दो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इसके बाद, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कभी भी एक दूसरे को नहीं करेंगी। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दो टेंजेंट बन जाएंगे, दो अलग अलग डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत पास पास हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वीक हो जाएगी। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और पोल से दूर जाओ तो वीक होती रहती है। इसके बाद हमें तीन कंडक्टर्स के बारे में बात करनी है। पहला कंडक्टर हमारे पास आता है स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? तो अगर ये एक स्ट्रेट वायर और इसमें करंट दौड़ रहा है तो स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो आप उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हो, यानी जिनका सेंटर सेम होगा जो कि वायर पे होगा और उसके आसपास सर्कल्स बनेंगे। और उसकी डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास आता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप इमेजिन करो कि आपने वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, अब अपनी फिंगर्स को आप रैप करा दो, तो अगर जहां अंगूठा कहां रखना है, जहां करंट जा रहा है, जैसे इस वाले केस में हमारा जो करंट है वो ऊपर जा रहा है तो फिंगर्स ऐसे रैप होंगी तो यहां से अंदर 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 बाहर 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 बाहर, यहां से अंदर यहां से बाहर। इसी में अगर करंट नीचे जा रहा होता तो यहां से अंदर और यहां से बाहर चीजें हो जाती हैं। समझ गए ना? तो राइट हैंड थंब रूल। अब यहां पे जो स्ट्रेट वायर है इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम वायर से। बेटा ये मुश्किल काम है बहुत, है ना। 6 महीने की पढ़ाई 1 घंटे में कराना, 1.5 घंटे में कराना, इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना वायर से दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती चली जाएगी। इन दो फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। हाँ, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ कोई फर्क नहीं होगा। स्ट्रेंथ सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
फिर आता है हमारे पास एक सर्कुलर लूप, फिर आता है हमारे पास सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में क्या होता है, अब अगेन सर्कुलर लूप हमारे पास ऐसा है, मान लो इसमें एक करंट दौड़ रहा है। अब इसमें अगर करंट दौड़ रहा है तो करंट किसी एक डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा, अभी के लिए मान लेते हैं क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। तो इस छोटे से हिस्से को मैं एक स्ट्रेट वायर मान सकता हूं। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हो कि अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो यहां पे भी छोटे से हिस्से में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, लेकिन वो सर्कल सेंटर तक आते आते इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि एक स्ट्रेट वायर है। यहां पे भी इस वाले छोटे हिस्से के लिए भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेकिन वो इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि सेंटर तक आते आते वो एक स्ट्रेट लाइन लगेंगे। अब क्योंकि राइट हैंड थंब रूल यहां पे भी लग रहा है, अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो यहां से उंगलियां अंदर, यहां से बाहर, तो अंदर 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 अंदर, बाहर 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 बाहर। अब यहां पे करंट नीचे जा रहा है तो यहां से भी अंदर। कल अगर आप लाइव में आए थे, कल से मेरा कहने का मतलब है अगर आप ये वीडियो आज डल रही है और आज ही देख रहे हो, मतलब अभी लास्ट एक हफ्ते में एक लाइव वीडियो में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कराए गए थे, उसमें यह बताया गया था कि सर्कुलर लूप में या तो सारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी या तो सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। ओ सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया। यहां पे करंट नीचे जा रहा है तो यहां से अंदर और यहां से बाहर, तो यहां से अंदर 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 अंदर, यहां से बाहर। तो मैंने इसको शॉर्ट में भी समझाया हुआ है आपको कि अगर एक सर्किट में करंट कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाएगी और बाहर से आउटवर्ड आ जाएगी। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगी और वहां से इनवर्ड हो जाएगी। तो ऐसे भी याद आप कर सकते हो। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं वो किस किस पर डिपेंड करते हैं। पहला और कॉमन सेंस बेस, जितना ज्यादा करंट आप पास कराओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा करंट आप पास कराओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ लूप से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर लूप का रेडियस छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ताकतवर होगी, लूप का रेडियस बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होते चली जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है डिस्टेंस के, डिस्टेंस फ्रॉम लूप के। अगर आप लूप से दूर जाओगे, जो कि कॉमन सेंस है, अगर आप लूप से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती चली जाएगी, जितना पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ताकतवर होती चली जाएगी। नो, ऐसी अच्छी लग रही थी, ठीक है, डन है, ओके। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास, सांस ले लेता हूं यार, ये ना हो कि इस वन शॉट के चक्कर में मेरे दिल पे शॉट लग जाए। बेटा एक सेकंड रुको। इसके बाद हमारे पास आता है सोलेनॉइड, है ना भाई। अब सोलेनॉइड क्या होता है, जब हम लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और उसके टर्न्स बना देते हैं और उसके ऊपर एक कोई भी पोटेंशियल सोर्स लगा देते हैं, तो पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव लगाते हैं वहां पे साउथ बनता है, जहां नेगेटिव लगाते हैं वहां पे नॉर्थ बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होती है वो तो चलती है साउथ से नॉर्थ, वो तो चलती है साउथ से नॉर्थ, वो तो चलती है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, है ना भाई। लेकिन आउटसाइड कहां से कहां चलती है, नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड चलती है नॉर्थ से साउथ, 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 और ये वाली इन्फानाइट से होती हुई यहां आती। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होती है एक बार मैग्नेट के जैसे, एक बार मैग्नेट के जैसे, है ना भाई, है ना भाई, है ना भाई। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगेन कॉमन सेंस किस पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा करंट आप पास कराओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। और सेकेंड है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कम से कम लंबाई में अगर ज्यादा से ज्यादा टर्न्स आप बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड और ताकतवर बनेगी। एंड ऑब्वियस सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से, डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के जिससे जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जानने की ये होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म रहती है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड
यूनिफॉर्म रहती है, यानी हर जगह बराबर रहती है। और इसी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बनाते हैं। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इसी के अंदर एक सॉफ्ट, अभी मैं हटा दूंगा इसको, लेकिन मान लो इसी के अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दूं, इसी के अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दूं, तो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। और इसी की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जब चाहो हटा दो, जब चाहो बना दो। उसकी पोलैरिटी नॉर्थ साउथ भी चेंज कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हो। तो टेम्परेरी मैग्नेट से काफी अलग होती है। बट दोनों में से कौन अच्छी है, ये सवाल गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास फोर्स। फोर्स on a current carrying conductor kept in magnetic field, है ना। यानी कि अगर हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है। अब कई बच्चे इतना दिल पे लगा लेते हैं इस हॉर्सशू मैग्नेट को कि उनको लगता है कि सिर्फ हॉर्सशू मैग्नेट ही हो सकती है। आंसर ऐसा नहीं। हमारी NCERT ने हॉर्सशू मैग्नेट लिए, तो हॉर्सशू मैग्नेट ही ले रहे हैं हम। ऑल्दो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आसपास है। यहां पे हमने एक एल्यूमिनियम का रॉड टंगा दिया। अब एल्यूमिनियम जो है वो आप सबको पता है मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसको टंगा के इसके अंदर करंट पास कराता हूं, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूं, और इसको मैंने स्टैंड पे टंगा दिया, तो क्या होता है कि इस पे फोर्स लग, जैसे ही मैं करंट पास कराता हूं, स्विच को मान लो ऑन करता हूं, स्विच को ऑन करने से पहले कुछ नहीं होता, स्विच ऑन करते ही इस पे फोर्स लगने लग जाती है। तो ये एंड्री मैरी एम्पियर जी ने खोजा था, और उन्होंने क्या देखा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है। और फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे पास आता है फ्लेमिंग जी का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको ओरल ही समझा सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। फ्लेमिंग जी का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपने अंगूठे, अपने इंडेक्स फिंगर और अपने मिडल फिंगर को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखो, तो आपका अंगूठा फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और आपकी मिडल फिंगर करंट को। तो अगर आप अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड और अपने मिडल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखो, तो आपको यह पता चल जाएगा कि उस कंडक्टर पे फोर्स जो लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और एक कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। मैं अपने इंडेक्स फिंगर रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अपने मिडल फिंगर रखूंगा करंट के डायरेक्शन में। तो मेरा अंगूठा आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है जो फोर्स यहाँ पे लगेगी वो लग जाएगी आउटवर्ड या आउटसाइड दी पेज। ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए भी हुए हैं। ठीक है जी, डन है। इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा आता है हमारे पास, एक आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक आता है हमारे पास डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट में डीसी भी लिख देते हैं। अब ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली विद टाइम चेंज करता है। लेकिन डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी वैल्यू और डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज नहीं करता। वैसे आप बड़े होके जानोगे कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बट डायरेक्शन नहीं। बट अभी के लिए ना तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना ही अपनी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू को चेंज कर रहा है। ये हमें मिलता है हमारे हाउस होल्ड सर्किट से, हमारे हाउस होल्ड सर्किट से मिलता है ये हमें, और ये हमें मिलता है सेल या फिर बैटरी से मिलता है, सेल या फिर बैटरी से मिलता है। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कोई वेव तो है नहीं, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। लेकिन इंडिया में बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 50 हर्ट्ज रहती है, यानी 50 बार एक सेकेंड में पॉजिटिव और 50 बार एक सेकेंड में नेगेटिव होता है। इसमें बहुत कम लॉस होता है, तो लेस और नो लॉस, ना के बराबर या बहुत कम लॉस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है एनर्जी का, इसलिए इसको लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन इसको लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ना के बराबर लॉस रहता है। फिर हमारे घर में हाउस होल्ड सर्किट आता है। हाउस होल्ड सर्किट में हमारे घरों में आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की वायर होती है। पहली होती है लाइव वायर, जिसका लाल रंग होता है,
और इसमें 220 वोल्ट का करंट लगभग दौड़ रहा होता है। फिर होती है न्यूट्रल वायर, जिसमें कोई करंट नहीं होता, बस ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए जुड़ती है, ये ब्लैक कलर की होती है। फिर आती है हमारे पास अर्थ वायर, जो कि ग्रीन कलर की होती है, और इसका काम होता है जो भी एक्सेस चार्ज है उसे अर्थ में डाल देना, ताकि हम छोटे छोटे शॉक से बच जाएं। सही है क्या? आखिरी दो चीजें, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और वो है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जब लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाए गलती से न्यूट्रल वायर के, तो क्या होगा? अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ गलती से कांटेक्ट में आ जाती तो क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में कोई डिवाइस आना चाहिए, जैसे पंखा आ जाए, कूलर आ जाए, एसी आ जाए, जिनमें रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से फिर करंट फ्लो करता है और शॉर्ट सर्किट नहीं होता। बट अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ सीधा कांटेक्ट